लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो इटली के मिलान शहर की है। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ये कहा है कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी जो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए इटली को दंगों की आग में जला रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग मिलान शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। मिलान इटली का फैशन कैपिटल, वर्ल्ड का फैशन कैपिटल के तौर पर जाना चाहता है। विश्व भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं फैशन को समझने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहां पर इस शहर की हालत देखिए। शहर की सड़कों पर इकट्ठा हुए इन लोगों ने पुलिस पर स्मोक बॉम्ब्स और पत्थरों से हमला कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की है। पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाएंगे। इस वक्त यूरोप के देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर बटे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इजराइल क्या करेगा और क्या फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकवादी संगठन को भी अब मान्यता मिल रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं कि फ्रांस और सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो एक दिन का शिखर सम्मेलन बुलाया, उसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान निकालने के लिए टू नेशन सिद्धांत को लागू कराया जा रहा है। उसका मतलब यह होगा कि इजराइल भी एक होगा और फिलिस्तीन भी एक देश के तौर पर माना जाएगा। देखिए, इस ग्राफिक से आप समझेंगे, ये तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ग्राफिक से आप समझेंगे कि पिछले 48 घंटों में इन देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। कौन कौन से वो देश है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले जो नए देश हैं, वो आपको दिखाते हैं। इनमें फ्रांस है, ब्रिटेन जैसे देश भी हैं जो इस मुद्दे पर अब तक इजराइल और अमेरिका का साथ देते थे। नेटो, याद रखिए, वही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो देशों ने यूरोप और अमेरिका के साथ बनाया हुआ है, उसमें अमेरिका उनके साथ है। लेकिन अब इनमें से कई देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, किसको मान्यता दे रहे हैं? वो दे रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता। ये आप संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की खाली सीट को देख सकते हैं, जिसमें हम आपको इधर के देश भी दिखा रहे हैं जिन्होंने मान्यता दिया है। उसमें फ्रांस, माल्टा, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ये तमाम देश शामिल हैं। अब ये बताता है कि ये 48 घंटे में अगर ये 8 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं तो ये क्या किसी दबाव में दे रहे हैं? ये आप फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों का विरोध कौन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में अटैक का मजाक बता रहा है। इजराइल बार बार याद दिखाता है और इसी वजह से यूएन में इजराइल की एक खाली सीट, ये आप संयुक्त राष्ट्र में यूएन में इजराइल की खाली सीट को देख सकते हैं। इजराइल ने इस सीट को यह कहते हुए खाली छोड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सभी देश 7 अक्टूबर 2023 को, आपको याद होगा, इजराइल में जब लोग एक पर्व मना रहे थे तो वहां पर किस तरह की आतंकवादी घटना की गई थी। यह कह रहा है इजराइल की 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए आतंकवादी हमले का यह मजाक बन रहा है और यह हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए एक इनाम की तरह है। तो अब तक यूरोप और नाटो के कई देश ने फिलिस्तीन पर अमेरिका के रुख का समर्थन किया था, लेकिन अब यही देश अमेरिका से खुद को अलग कर रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि नेटो जो देश है, जो नेटो देश है, उनमें कौन कौन से देश अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और कौन से देश उसके खिलाफ है। तो सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता देने में नहीं देने वाला अगर अमेरिका है, लेकिन ये नेटो देश आप देखिए, ब्रिटेन ने मान्यता दे दी, तुर्की ने मान्यता दे दी, स्पेन ने मान्यता दे दी, स्लोवेनिया ने मान्यता दे दी, रोमानिया ने मान्यता दे दी। इस हिस्से में एक बार जूम इन कर लेंगे तो आप हमारे दर्शक देख पाएंगे। यहां पर है, पुर्तगाल में मान्यता दे दी है, नॉर्वे ने मान्यता दे दी है, नॉर्थ मैसेडोनिया ने मान्यता दे दी है, नहीं दी है, और नीदरलैंड्स, ये 2 देश हैं जो अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब इसमें आइए ये वाले हिस्से में, तो नेटो देश में ही मॉन्टेनीग्रो ने दे दी है, लक्जमबर्ग ने दे दी है, लेकिन लिथुआनिया और लातविया ने नहीं दी है मान्यता। इटली ने नहीं दी और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी को इस तरह के विरोध का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इटली में जबरदस्त दबाव है उन पर कि फ्रांस ने दे दिया है, ब्रिटेन ने दे दिया है, स्पेन ने दे दिया है, ये तमाम यूरोपीय देश दे चुके हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अब यह सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि फिलिस्तीन को एक देश माना जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या अभी ऐसा करने से हमास के आतंकवाद को डिस्काउंट मिल रहा है? क्या उसको इस बात पर एक तरह से सफाई, ब्लू टिक, ग्रीन टिक जिसको आप कह सकते हैं, वो मिल रही है? आज पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गाजा में इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार कर रही है और कई लोग ये मानते हैं
कि लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हमले में आम जो निर्दोष लोग हैं फिलिस्तीन के, वो भी निशाने पर आ रहे हैं और वहां पर महिलाओं को, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि इन हालात के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद हमास है। अगर हमास के आतंकवादी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला नहीं करते, उन्हें गोलियों से नहीं भूनते, उन्हें यहूदी होने के लिए जान से नहीं मारते, तो आज भी हमास इजराइल के 48 लोगों को बंधक बनाकर नहीं रखता, तो गाजा की ये स्थिति कभी नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि हमास चाहता है कि यह मामला इसी तरह से टकराव का बना रहे और उसका अस्तित्व जिंदा रहे, वरना गाजा के लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो उन पर बीत रही है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है और उसको लेकर भी लोगों का समर्थन एक जगह पर सही है। लेकिन सवाल तो हमास पर है और हमास को मिल रहे समर्थन पर है। गाजा के ये वो निर्दोष और मासूम बच्चे हैं जो हमास के आतंकवाद के कारण इजराइल के हमलों का असली सितम झेल रहे हैं, और हमास के वो बड़े बड़े नेता जिन्होंने युद्ध में गाजा को झोंक दिया है। इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, दिल दहलाने वाली ये गाजा की तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल तो यह है ना कि आखिर इनको युद्ध में झोंक कर जो हमास के नेता बड़े बड़ी जगहों पर, आलिशान जगहों पर, दूसरे देशों में एक आरामशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? गाजा के इन बच्चों और लोगों के इस हालात के लिए हमास ही जिम्मेदार है, जिसने जिहाद के नाम पर पहले यहूदियों की हत्याएं करवाई और फिर गाजा के लोगों को मरते हुए देखकर भी इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसी वजह से इजराइल लगातार ये अटैक्स कर रहा है। किसी भी देश पर और किसी भी देश के मासूम लोगों पर होने वाला कोई भी हमला सही नहीं ठहराया जा सकता। और उस नजरिए से देखिए तो अगर गाजा में मासूम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन पर ये हमले हो रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता। आज गाजा पट्टी दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहां 95% से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ और पर्याप्त पानी नहीं है। कल्पना कीजिए छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं पर क्या हो रहा है। वहां हर साल लगभग 15% मौतें गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। ये हालत देखिए। गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की इसी प्यास को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा पट्टी में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई थी। एक लंबी वाटर पाइपलाइन बिछाई थी जिसमें पानी की आपूर्ति इजराइल को करनी थी, और इससे गाजा पट्टी के 7 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होता, पानी मिलता। लेकिन हमास के आतंकियों ने क्या किया, वीडियो देखिए। इस पाइपलाइन को खोदकर उनसे रॉकेट्स और मिसाइलें बना लिए। काट काट कर उन पाइप्स को मिसाइलें बनाए और गाजा के लोगों को प्यासा मरने के लिए छोड़। और एक बड़ा विरोधाभास तो यह भी है, जिसकी बात मैं पहले कर रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शामिल होने के बाद सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से भी मिलने वाले हैं। और ये वही अहमद अल शरा हैं जिन्हें पहले अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ था। आपके सामने है, स्टॉप दिस टेररिस्ट। इन्हीं के लिए कहा गया था और इन पर $10 मिलियन यानी 88 करोड़ रुपए का इनाम था। लेकिन आज ये सूट बूट पहनकर इसी अमेरिका में पधारे हुए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इनसे मुलाकात करने वाले हैं। और यहां आपको अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को भी देखना चाहिए कि वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अपने देश का वीजा नहीं देता, और इसके बाद महमूद अब्बास वर्चुअल तरीके से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के विशेष सत्र में भाषण देते हैं। लेकिन इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी रहे अहमद अल शरा को अमेरिका वीजा भी दे देता है और राष्ट्रपति ट्रंप उनसे मिलने के लिए राजी भी हो जाते हैं। आज भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बाढ़ जैसे हालात बन गए और पानी में करंट लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, इस देश में 9 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि सड़कों पर पानी भरा था और इस पानी में बिजली की तारों से करंट फैल गया। इस करंट को समय रहते रोका भी नहीं गया। हर शहर में बिजली विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि वो बारिश के दौरान इस बात का खास ख्याल रखे कि बिजली का करंट फैलने से लोगों की जानें ना जाए। लेकिन यहां तो सोचिए, 9 लोग मर गए, 9 परिवार बर्बाद हो गए। अब इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कोलकाता में देर रात से लेकर सुबह तक जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को डुबो दिया। कई सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी तमाम गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब गई।
1 से 22 सितंबर तक जितनी बारिश हुई उससे ज्यादा बारिश एक दिन में हो गई। घरों और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी पानी भर गया। दुर्गा पूजा के लिए बने बहुत सारे पंडालों में पानी भर गया और कई पंडाल पूरी तरह बर्बाद हो गए। शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। एयरपोर्ट पर पानी भरने से 30 फ्लाइट्स रद्द हो गई। कुछ जगह मेट्रो सेवा रोकनी पड़ी। हावड़ा और सियालदह में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिससे कुछ ट्रेन भी रद्द करनी पड़ी। जलभराव और बारिश के बीच अव्यवस्था से 9 लोगों की मौत की खबर है। इन लोगों की मौत पानी में करंट लगने से हुई। सीएम ममता बनर्जी ने इनके लिए बिजली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। बात सही है कि साल 1988 के बाद कोलकाता में 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन यह भी सच है कि आज कोलकाता में जो कुछ हुआ है वो देश के बाकी शहरों में भी पहले हो चुका है। हर बार ये बारिश हमारी व्यवस्था का एक ऑडिट करती है और हमारा सिस्टम बिना लड़े ही इस बारिश में डूबने लगता है। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में भी कोलकाता नगर निगम के पास बजट की कोई कमी रही हो। इस साल के लिए भी कोलकाता नगर निगम का बजट 5,639 करोड़ रुपए तय हुआ था और नगर निगम के अधिकारियों ने बताया था कि वो सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था पर 353 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और सड़कों के विकास पर भी 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन सोचिए, इस खर्च से आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी तो पहले पानी में फंसता है, फिर इसी पानी में करंट लगने से मौत होती है और इस मौत के बाद उसे कुछ मिलता भी है तो वो है सियासत, आरोप प्रत्यारोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इन 9 मौतों के लिए जिम्मेदार बताया है। आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए और योगी राज में हुई उनकी इस रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी। इस हुजूम में सैकड़ों समर्थक और दर्जनों गाड़ियां थी। आजम खान जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले और समर्थकों का अभिवादन किया। यहां से निकलते ही समर्थकों का यह हुजूम एक बड़े काफिले में बदल गया। पुलिस ने इस काफिले को रामपुर के बॉर्डर पर रोक दिया। इस काफिले में से कुछ ही गाड़ियां आजम खान के साथ जाने दी गईं। इस दौरान रुके हुए समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक हुई। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से सभी वाहन एक साथ नहीं जा सकते थे। मैं आपकी गाड़ी मैं सर अपने साथ मैं लेती हूँ। पुलिस ने आजम खान के कई समर्थकों की गाड़ियों का कुल 73,500 रुपए का चालान भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि ये सभी वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। एक समय था जब अखिलेश सरकार में आजम खान का अलग ही रुतबा हुआ करता था, लेकिन सरकार बदलने के बाद आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया और उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान पर अभी भी 81 केस पेंडिंग है, इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका ज्यादा दिन बाहर रहना मुमकिन नहीं है। आजम खान जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन अब उन्हें लेकर बड़ा सवाल यह है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, अखिलेश यादव का साथ छोड़कर मायावती की बीएसपी का दामन थामेंगे। हालांकि आज अखिलेश यादव खुलकर उनके समर्थन पे आए हैं, खुलकर हमला किया है योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर, लेकिन अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं। ये अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आजम खान जेल में थे तब समाजवादी पार्टी ने क्या उनका उस तरह से साथ नहीं दिया था। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका भारत को धार्मिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्ञान देता है और अमेरिका की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जैसी संस्थाएं हर साल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग देशों की रैंकिंग जारी करती हैं और इसमें वो भारत को एक ऐसा देश बताती हैं जहां धार्मिक आधार पर बहुत भेदभाव होता है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट जारी करने वाली ये अमेरिकी संस्थाएं अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकती। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव किसी से नहीं छिपा है, लेकिन अब वहां हिंदू विरोधी विचारों और नफरत को भी हवा दी जा रही है। अमेरिका के टेक्सास में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हिंदुओं के खिलाफ एक बयान दिया है। टेक्सास के शुगरलैंड में हनुमान जी की एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा है जो साल 2024 में स्थापित की गई थी और इसे अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है, जिसका संदेश है सभी धर्मों को समान समझना। अलेक्जेंडर डंकन ने इस प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान का अपमान किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हम झूठे भगवान की प्रतिमा को टेक्सास में लगाने की अनुमति क्यों देते हैं और अमेरिका एक ईसाई देश है। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक के बयान को हिंदू फोबिया से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका मतलब होता है हिंदुओं के खिलाफ नफरत और डर फैलाना। अलेक्जेंडर डंकन टेक्सास से यूएस सेनेट के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो डंकन फॉर सेनेट नाम से एक कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन
उनके इस हिंदू विरोधी बयान से टेक्सास के हिंदू समुदाय को काफी नाराजगी हुई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने अलेक्जेंडर ड्यूकिन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी से शिकायत की और रिपब्लिकन पार्टी को यह भी याद दिलाया है कि उसके नेता धर्म के आधार पर इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस अमेरिकी नेता की काफी आलोचना हो। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। हिंदी, बांग्ला और असमिया भाषा के मशहूर गायक जुबिन गर्ग को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और इन दृश्यों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा असम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंच गया है। जुबिन गर्ग की इस अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे और असम सरकार ने उनके सम्मान में 2 स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। नेता तो पहुंचते हैं जब किसी बड़े व्यक्तित्व की इस तरह से मृत्यु होती है, लेकिन जब जन जन पहुंचे सड़कों पर तब समझिए आदमी बड़ा था। जबकि कई क्षेत्रीय संगठनों के नेता भी इस अंतिम संस्कार में आज वहां पर हिस्सा बने। इस विशाल भीड़ ने नम आंखों से जुबिन गर्ग की अपनी आखिरी विदाई दी। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। रोते बिलखते आम लोगों को देखकर पता चलता है कि जुबिन गर्ग ने कैसे उनके दिलों में जगह बनाई थी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुए एक हादसे में 52 साल के जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी और इस खबर से असम के लाखों लोगों को सदमा लगा। पिछले 4 दिन से असम में उनकी मृत्यु का शोक मनाया जा रहा था और इस दौरान गुवाहाटी समेत आसपास के कई शहरों की दुकानों को लोगों ने खुद ही बंद कर दिया। बाजार खुद ही बंद हो गए, लोग सड़कों पर निकल गए, उनकी तस्वीरें लेकर निकल गए। असम में जुबिन की फैन फॉलोइंग युवाओं में सबसे ज्यादा थी। कई युवा तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दूर दराज के इलाकों से गुवाहाटी पहुंचे और उनकी इस लोकप्रियता का कारण ये था कि वो अपने गीतों के जरिए असम के लोगों को, युवाओं को से आत्मा का एक रिश्ता बना लेते थे। साल 1992 में उन्होंने अपना पहला एल्बम अनामिका लॉन्च किया था। असमिया भाषा के इस एल्बम के गानों में साल 1985 के असम आंदोलन के बाद निराशा में डूबे लोगों को एक उम्मीद मिली थी, एक प्रेरणा मिली थी। कहते हैं संगीत वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, और संगीत जब दिलों में घर करता है तब फिर उसकी जगह कोई नहीं हिला सकता। जुबिन गर्ग हमेशा से ही एक बात कहते रहे कि वो धर्म और जाति को नहीं मानते हैं, वो लोगों के लिए गाने गाते हैं। उनकी इस सोच ने उन्हें असम के युवाओं का आदर्श बना दिया। जुबिन गर्ग ने गैंगस्टर, नमस्ते लंदन और क्रिश 3 जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों के हिट गाने गाए, लेकिन असम की संस्कृति से जुड़ा होने की वजह से वो लौटकर वापस गए। जुबिन गर्ग की इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त एक खास असमिया गीत गाकर उन्हें विदा किया जाए, और जुबिन के प्रशंसकों ने वो गीत गाकर उनके ये अंतिम इच्छा भी पूरी की। और यही है जीवन की असली दौलत। ये सच है कि इस दुनिया में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाना होता है, लेकिन कुछ लोग जुबिन गर्ग बनते हैं जिन्हें लोगों का प्यार मरकर भी अमर बना देता है। और आज हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि जुबिन गर्ग को लेकर जब जब बात होगी तो हमेशा याद किया जाएगा कि उनके गानों ने तो अमिट छाप छोड़ी ही थी, लेकिन उनके प्रशंसकों ने भी क्या विदाई दी।